हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति क्लासेज लर्निंग ऐप। तो अपना जो प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था और अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे और 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक सॉलिड। अब अपन आज उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। तो अपना जो टॉपिक आएगा वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो आज अपन इसके बारे में बताते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होती है, इसके बारे में अपन बताते हैं। देखो, क्रिस्टल लैटिस वर्ड का मतलब ये होता है कोई भी जब क्रिस्टल बनता है तो सिर्फ एक पार्टिकल से नहीं बनता। किससे नहीं बनता? एक से नहीं बनता। काफ़ी सारे पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, जैसे ये सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो ये पार्टिकल्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद में अपन बोलेंगे कि ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बना। और ये 3D स्ट्रक्चर जब बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रिस्टल लैटिस। तो पार्टिकल्स का रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट अगर करते हैं 3 डायमेंशन में तो उससे अपन को क्या मिल जाता है? क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। और क्रिस्टल लैटिस में एक छोटा से छोटा 3D पोर्शन, मान लो इसके अंदर छोटा से छोटा पोर्शन कौन सा? ये वाला। इसको अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे? यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल है, लेकिन यूनिट सेल के रिपीटिंग अरेंजमेंट से अपन को कौन सी चीज़ मिल जाएगी वापस? क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो ये क्रिस्टल लैटिस का अपन ने बताया, इसका अपन 3D स्ट्रक्चर यहाँ से देख के बना सकते हैं। जैसे ये अपने पास में है, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, ये आ गया। अब इसके साथ में एक और ले लेते हैं। अब इन दोनों को जब आपस में कंबाइन कर देते हैं अपन, जैसे ये आ गया। इसके बाद में एक शेप और निकालते हैं इसमें से। तो इसको अगर रेगुलर रिपीटेड अरेंज करते जाएंगे तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनता है 3D स्ट्रक्चर, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रिस्टल लैटिस। ये देखिए, अब जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ये इसमें जो पार्टिकल्स है, ये बॉल्स मान लो, ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे है। तो ये पार्टिकल्स को जब अपन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है 3D स्ट्रक्चर। उसी को क्या नाम दे सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो छोटा से छोटा 3D पोर्शन, जैसे ये क्यूब है, और इस क्यूब को अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे? यूनिट सेल। और पार्टिकल्स का जो सिचुएशन है या पार्टिकल्स की जो अवेबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है? एट ए कॉर्नर्स लिख सकते हैं अपन। ये यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है? कॉर्नर्स पे अवेलेबल है। इसके बेस पे अपन बताएंगे कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं और यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको एक सिंपल तरीके से समझने के लिए अपन ये मान लेते हैं, जैसे कोई दीवार अगर अपन बनाते हैं तो क्या बना रहे हैं अपन? दीवार बना रहे हैं। ये मान लो दीवार बनी हुई है, लेकिन दीवार जब बनती है वो किससे मिलके बनती है? छोटे छोटे ईंट से मिलके बनती है। ये ईंट है। अब इन ईंटों को जब अरेंज करते हैं, सीधा अपन बनाते हैं, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे पूरी एक दीवार बन गई। इस दीवार को आप क्या नाम से बोल सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस। लेकिन छोटे से छोटा पोर्शन इसमें अपन ने जो यूज लिया है वो क्या लिया है? ईंट लिया। अब ईंट को आप नाम दे सकते हो यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो होता है वो एक 3D पोर्शन होता है, किसका? क्रिस्टल लैटिस का ही होता है। और जहाँ जहाँ ये पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जैसे ये यहाँ पे कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे अवेलेबल हैं, यहाँ जो पॉइंट आए हुए हैं इनके, इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे? लैटिस पॉइंट।
तो ये अपन ने इनका एक अरेंजमेंट बताया कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स अवेलेबल होता है, सिचुएटेड होता है, उसको अपन क्या नाम देंगे, लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट को अगर जब सब लैटिस पॉइंट को अगर कनेक्ट कर देते हैं अपन, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस एक 3D पोर्शन है जिसमें रेगुलर और रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेगा। उसके छोटा से छोटा पोर्शन जो है उसको अपन यहाँ नाम देते हैं यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल यहाँ पे अपन ने इसको बताया। अब अपन बताएंगे कि भाई क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे और यूनिट सेल की भी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आगे यूनिट सेल के बारे में आगे और अपन डिफाइन करेंगे। तो इसके आगे अपन लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले अपन को किसके बारे में लिखना है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के बारे में अपन लिखे हैं, लिखते हैं इन सॉलिड इफ constituent particles are arranged in three dimensional then structure are known as crystal lattice. In this lattice at which particles are present, that point are known as lattice point. जहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल है, सिचुएटेड है, उन पॉइंट को आप क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट से ही पूरा एक जाल बनता है, एक नेट बनता है, उसी को आप क्या नाम देंगे यहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस। अब इसके अंदर अपन यूनिट सेल को भी लिख सकते हैं। यूनिट सेल क्या है, लिखो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal lattice by which crystal lattice is prepared, that is known as यूनिट सेल। इसको अपन 3D स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन को, जिससे रिपीटेड करने के बाद में आपको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मुलेशन। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे, यूनिट सेल। अगर अपन को यूनिट सेल का डायग्राम अगर बनाना है तो ये यूनिट सेल का डायग्राम इस तरीके से होगा। ये यूनिट सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है, इसी को आप क्या नाम दोगे, यूनिट सेल। लेकिन अगर इसी को वापस रिपीटेड अरेंज करते जाएंगे, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह अरेंज कर दिया आपने इनको, तो जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा नेट बनता है, जाल बनता है, उसको आप क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस भी 3D पोर्शन है और एक यूनिट सेल भी है, ये भी 3D पोर्शन है। तो 3D पोर्शन, छोटा से छोटा पोर्शन। अब देखो, जहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल है, मान लो मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल यहाँ अवेलेबल है, एक पार्टिकल यहाँ अवेलेबल है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और
यहाँ पे। तो ये पार्टिकल्स जहाँ जहाँ सिचुएटेड हैं इसके अंदर, उस पॉइंट को आप यहाँ नाम दे सकते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट अगर सबको मिला दें आप, सारे स्ट्रक्चर के लैटिस पॉइंट को, तो यहाँ एक क्रिस्टल लैटिस पूरा प्रिपेयर्ड होता है। तो अपन ने इसमें टॉपिक में यही बताया क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्रिस्टल लैटिस तो पूरा एक स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, और उसका छोटा से छोटा 3D पोर्शन है, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब अपन आगे आते हैं, इसके बाद में बात करते हैं यूनिट सेल के टाइप्स की और यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक सिंपल यूनिट सेल के बारे में बताते हैं अपन। तो यूनिट सेल के शेप को ही अगर वापस लेते हैं यहाँ पे, ये यूनिट सेल, ये एक 3D पोर्शन ले लिया अपन ने यूनिट सेल। तो शेप्स वापस यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये ले लेते हैं, देखो ये अपन को यूनिट सेल दिख रहा है, एक 3D है, क्यूब दिख रहा है अपन को। यहाँ अपन कुछ इसके पॉइंट बताएंगे। देखो आपको इसके अंदर कुछ डायमेंशन दिखनी है। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और एंगल्स दिख रहे हैं। कहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ मैं एक एंगल बनाऊंगा, ये एंगल अपन मानेंगे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, बीटा, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, गामा। तो एंगल्स को अपन एक्सियल एंगल्स इसके अंदर क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल्स को क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये एक्सियल एंगल है। लेंथ कौन कौन सी हुई, इस लेंथ को अपन ये वाली अंदर वाली लेंथ को मान लेते हैं ए। कौन सी वाली लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ को क्या मान लिया, ए। अब आपको ऊपर से नीचे वाली लेंथ को क्या मान सकते हैं अपन, बी, और ये वाली जो लेंथ है इसको अपन क्या मानेंगे, सी। तो यहाँ एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ कौन कौन सी हो सकती है, ए, बी एंड सी। तो यहाँ ए, बी, सी जो है वो कौन सी है, एक्सियल लेंथ है। और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये कौन सी है, यहाँ पर एक्सियल एंगल्स है। तो ये एंगल्स कौन सा हो गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा। और ए, बी और सी कौन सा हो गया, यहाँ पे एक्सियल लेंथ है। तो ये अपन ने क्यूब के बारे में बताया कि भाई क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और इस क्यूब के अंदर अपन ने इस क्यूब को अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, बोला है यूनिट सेल का डायग्राम दिया है अपन ने इसको। तो ये एक यूनिट सेल ऐसे बनती है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल 3D पोर्शन है जिसके अंदर आपको एंगल्स और लेंथ मालूम होनी चाहिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल होती है। तो जनरली यूनिट सेल को भी वापस अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने, यूनिट सेल को। और यूनिट सेल एक 3D पोर्शन, आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सियल एंगल को, और ए, बी, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सियल लेंथ को। तो यूनिट सेल के अंदर ये चीज़ अपन को याद रखनी है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं इसके यूनिट सेल के टाइप्स का, तो इसको अपन 2 पार्ट्स में वापस डिवाइड करेंगे। कितने कैसे पार्ट होंगे, एक तो होगा सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा हो गया, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, एक तो कौन सा किया है, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा कौन सा किया है यहाँ पे, सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल और सेंटर्ड इसके 2 पार्ट हैं। अब सिंपल में क्या है और सेंटर्ड में क्या है वो अपन नेक्स्ट पेज पे इसको समझाते हैं। सिंपल में क्या आता है यूनिट सेल के अंदर और सेंटर्ड में क्या आता है। तो एक आपको यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं 1 नंबर में, गिव द डिफरेंस बिटवीन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। तो आपको इन दोनों का डेफिनेशन जो है अगर याद है तो इसके बीच में अपन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। और ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या हो सकता है।
अब यहाँ सिंपल और सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। यूनिट सेल में अगर अपन ये वापस यूनिट सेल बनाएं, ये एक यूनिट सेल है, और ये सिंपल में क्या होता है और सेंटर्ड में क्या होता है, ये डिफरेंस अगर अपन बताते हैं, एक से स्ट्रक्चर और बनाते हैं यहाँ पे। ये दो यूनिट सेल अपन को दिख रही है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये मेरे को दो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि अपन इसमें डिफरेंस बताएंगे सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल में डिफरेंस क्या होता है। मान लो यूनिट सेल तो कोई भी शेप की हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपको याद रखना है क्यूब ही होगा, क्यूब के अलावा अलग भी हो सकता है। लेकिन इनमें और इसमें फ़र्क क्या है ये अपन समझते हैं कि यहाँ जब मैं कहूँगा कि ये जो सिंपल यूनिट सेल है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे या बॉल्स जो होगी वो कहाँ पे होगी, देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ हैं, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल आपको यहाँ दिखेगा, एक पार्टिकल आपको यहाँ दिखेगा, और नेक्स्ट ये यहाँ पे दिखेगा, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, और एक आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जब अपन देख रहे हैं इसके अंदर, इसी के क्यूब के अंदर जैसे मैंने बॉल्स जो बनाई है या पार्टिकल्स बनाए हैं, ये पार्टिकल्स आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, ओनली कॉर्नर्स पे। जब पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे अवेलेबल होते हैं तो इस यूनिट सेल को अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे, सिंपल यूनिट सेल। तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो ये सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। इसमें सिर्फ पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, अपने कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल यहीं पे रहेंगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर तो बनाया, सिंपल का बनाया। अब सिंपल के बाद सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं। सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स होंगे वो अपन इसमें बनाते हैं। अब देखो सेंटर्ड वर्ड ले लिया, इसमें थोड़ा सा कलर में अलग ले लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए टॉपिक्स। अब यहाँ सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो अवेलेबल है ही है, ये बॉल कहाँ पे अवेलेबल है, कॉर्नर्स पे। देखो मैंने सारे कॉर्नर्स कवर कर लिए हैं इसके, यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो अवेलेबिलिटी है। तो थोड़ा सा आपको अलग डायग्राम दिख रहा है, इसमें कलर मैंने चेंज किया है ताकि आपको समझ में आए, ये टॉपिक आराम से इजीली समझ में आए। ये अपन यूनिट सेल बता रहे हैं, सेम की सेम सिंपल वाली बनी हुई है, लेकिन इसमें भी पार्टिकल्स अगर कॉर्नर्स के अलावा, जैसे ये हो गया फेस, देखो कमरे का फेस होता है ना, जैसे 3D का, ये जो साइड वाली जो आपको दीवार दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, फेस। जो कॉर्नर्स है वो मैंने कवर कर लिए, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स। और ये लाइन आपको जो दिख रही है इनको अपन क्या बोलते हैं, एजेस। तो ये दो तीन चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, एज क्या होता है, क्यू, और ये फेस क्या होती है, और इनका कॉर्नर्स कौन सा होता है। कमरे का कॉर्नर्स कौन से होते हैं, जैसे इधर का कॉर्नर, उधर का कॉर्नर, ये ऊपर नीचे 4 कॉर्नर ऊपर 4 नीचे, वैसे ये रूम टाइप का कॉर्नर बने हुए हैं। तो यहाँ इसके अलावा मैं अगर कहूँ कि पार्टिकल्स तो यहाँ तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे भी अवेलेबल है, फेस के सेंटर पे। तो ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर बीचों बीच में, ये फेस का सेंटर। तो ये सारे कमरे के अंदर जो फेस है उनके सेंटर्स पे अगर बॉल
अवेलेबल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये कौन सा वाला हो सकता है, फेस सेंटर्ड, फेस का सेंटर। तो फेस सेंटर्ड हो गया, या ये वाला जो मैंने बताया ये सिंपल क्यूबिक हो गया। तो अपन इसमें और इसमें यही डिफरेंस लिखेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, लैंग्वेज में बता देता हूँ, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the center of unit cell as well as corner, सॉरी कॉर्नर, हाँ कॉर्नर तो होगा, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। अब ज़रूरी नहीं है सेंटर की जगह आप इस वर्ड को अदर पार्ट्स में भी लिख सकते हैं, अदर पार्ट्स, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड अदर पार्ट ऑफ द क्यूब। तो पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा अदर पार्ट पे भी हो सकता है। इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। ये इन दोनों में डिफरेंस, तो ओनली कॉर्नर्स पे होता है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सिंपल। लेकिन कॉर्नर के अलावा अगर कहीं पार्ट पे अवेलेबल है तो वो वाला हो जाएगा सेंटर्ड। अब सेंटर्ड के भी अपन कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे। सेंटर के 3 पार्ट ही करेंगे। ये एक चौथा पार्ट तो सिंपल वाला हो गया। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के कितने पार्ट्स करेंगे अपन, 3 पार्ट्स में इसको वापस क्लासिफाइड करेंगे। ये जो यूनिट सेल मैंने बनाया है यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम, कोई भी एक सेंटर्ड यूनिट सेल ले ली मैंने, कॉर्नर्स के अलावा कोई भी एक अदर पार्ट्स पे या कोई भी दूसरे सेंटर पे अगर बॉल्स या पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं तो वो सेंटर्ड यूनिट सेल है। और ओनली अगर कॉर्नर्स पे होता है तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल यूनिट सेल। अब सेंटर्ड के कितने पार्ट करने ये अगले वाले डायग्राम में अपन बताते हैं। देखो सेंटर्ड के 3 पार्ट करें मैं, सेंटर्ड के कितने पार्ट करेंगे अपन, फर्स्ट कौन सा हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड आएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड आएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये इसके जो पार्ट करे हुए मैंने, कितने पार्ट किए हैं यहाँ पे, 3 पार्ट किए हैं। एक तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और बॉडी, फेस और एंड सेंटर्ड में फ़र्क क्या है ये अपन इसमें डायग्राम के थ्रू बताते हैं। वापस यही क्यूब ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्यूब लिया हुआ इसके अंदर, एक क्यूब ये ले लेते हैं, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बनाए ताकि समझ में आपको इजीली समझ में आए। तो ये यहाँ पे अपन क्यूब का डायग्राम बना रहे हैं। एक ये ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेता हूँ मैं, और एक यहाँ ले लेता हूँ ताकि आपको तीनों इजीली समझ में आए। तीनों का डायग्राम बनाएंगे ताकि ये चीज़ समझ में आए। 3 क्यूब मैंने लिए हैं तीनों का एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, इनका डायग्राम आपको समझना, अच्छी तरह से ध्यान देना है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब आपको जो पार्टिकल्स अरेंज करना है, पार्टिकल्स जो अरेंज करना है वो कहाँ कहाँ पे करना है इसको अपन समझा रहे हैं यहाँ पे। पार्टिकल्स जो अरेंज करना है, देखो ध्यान से देखो, कॉर्नर्स पे तो फिक्स है, कॉर्नर तो होगा ही होगा। ये कॉर्नर फिक्स कर दिया अपन ने। अब कॉर्नर फिक्स होने के बाद में अपने पास जो बचा हुआ है वो क्या है, बॉडी का सेंटर। अब बॉडी का मतलब क्या हो गया, कमरे का सेंटर। जैसे इस ब्लैक बोर्ड का सेंटर आपको बीचों बीच में दिख रहा है, वैसे इस बॉडी का मतलब क्यूब का सेंटर।
अब क्यूब का सेंटर आपको कहाँ दिखेगा? एकदम बीचों बीच में। तो इसको मैं अलग कलर से बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए। ये बॉल यहाँ पे बीच में, ये आ गया। तो एकदम बीचों बीच में अगर सेंटर पे अवेलेबल है और बाकी सारे कॉर्नर्स पे अवेलेबल है, तो ये एग्जांपल हो गया अपना कौन सा सेंटर्ड हो गया? बॉडी सेंटर्ड। ये वाला हो गया बॉडी सेंटर्ड का। अब फेस सेंटर्ड का बता देते हैं। फेस सेंटर्ड में अपन कहते हैं फेस के सेंटर पे कॉर्नर्स तो फिक्स है। थोड़ा सा डार्क लेते हैं ताकि फटाफट बन जाए। ये हो गया कॉर्नर। कॉर्नर सारे कर देते हैं ताकि फिर आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। कॉर्नर वाले, कॉर्नर इसमें भी रहेगा और कॉर्नर इनके भी अंदर रहेगा। यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो ये कॉर्नर्स तो आपके फिक्स हो गए। कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स तो है ही है। अब कॉर्नर के अलावा अपन कह रहे हैं कि भाई इनका फेस का सेंटर। अब फेस जो मतलब ये दीवार है, अब दीवार का सेंटर कौन सा होगा? ये अपन यहाँ पे लेते हैं, दीवार का सेंटर बनाएंगे कलर्स के थ्रू में। आपको देखो एक ऊपर वाली दीवार दिख रही है, ये वाली देखो, ये दीवार है, इसके सेंटर पे एक बॉल अवेलेबल है, ये आ गई। अब आपको ये साइड वाली दीवार दिख रही है, इसके भी सेंटर पे एक बॉल अवेलेबल है। आपको ये नीचे वाली दीवार दिख रही है, इसके भी सेंटर पे अवेलेबल है। इसको साइड वाले के अंदर भी यहाँ अवेलेबल है। आपको ये आगे वाली दीवार दिख रही है, इसका सेंटर में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ अवेलेबल है। और आपको एक पीछे वाली दीवार दिख रही है, इसका सेंटर में यहाँ ले लेता हूँ। तो अगर सारे फेस के सेंटर्स आपने कवर कर लिए, 6 फेस होती है एक कमरे की, 6 दीवारें आप गिन सकते हो, 2 ऊपर नीचे और 4 साइड वाली। तो ये 6 फेस के सेंटर पे अगर पार्टिकल्स अवेलेबल होता है और इसके अलावा कॉर्नर्स पे भी होते हैं, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये फेस सेंटर्ड का डायग्राम हो गया। तो यहाँ इसके बाद अपन बात करते हैं, आगे वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले इसको बता देते हैं ये फेस सेंटर्ड का डायग्राम। और अब मेरे को एंड सेंटर्ड का डायग्राम ये बनाना है। कॉर्नर्स अपन ने फिक्स कर ही रखा है। एंड सेंटर्ड का मतलब हो गया टू अपोजिट एंड। अगर एक यूनिट सेल के टू अपोजिट एंड अगर लें अपन, तो ये एक दीवार ये ले लेते हैं और दीवार के एकदम सामने वाली दीवार ये दिख रही है अपन को, ये ले लिया, ये ले लिया। अगर दोनों फेस के सेंटर पे अपन पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे टू अपोजिट फेस, जैसे ये कमरा है, कमरे का वो सामने वाला दीवार और एक इधर वाला दीवार, दोनों पे बॉल्स अवेलेबल है, तो उसको अपन कौन सा नाम देंगे यहाँ पे? फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ECC। इसको FCC या FC फेस सेंटर्ड, और इसको BC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ ये चीज़ अपन ने इसको क्लियर बता दिया कि भाई क्या इसमें बन सकता है, कैसे डायग्राम बनेगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा और किस टाइप से इनके अरेंजमेंट रहते हैं। इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनके स्ट्रक्चर्स 3D स्ट्रक्चर्स मैंने समझाए, इसके अंदर कैसे बॉल्स का अरेंजमेंट रहता है, कैसे पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के लिए अपन ने इसको डायग्राम को समझाया। तो ये यूनिट सेल के मैंने 2 टाइप्स बताए, और इस 2 टाइप्स में भी एक तो हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो मैंने समझाया सारे टॉपिक, इसका नाम क्या रखेंगे अपन? सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। और उससे पहले वाली जो चीज़ बताई मैंने, सिंपल यूनिट सेल के बारे में बताया। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, 3D डायग्राम से इजीली अपन ने इसको समझाया। अब अपन बात करते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अपन ने कहा कि भाई ये डायग्राम आपको क्यूब जैसे बना हुआ है, ज़रूरी नहीं हर स्ट्रक्चर क्यूब जैसा हो या हर यूनिट सेल क्यूब हो। क्यूब जैसा हो सकता है, उसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं। अलग अलग डायग्राम अपन इनको समझाएंगे। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेबल अपन बताएंगे
7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो ये टॉपिक का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, पहले अपन इनके नाम बताएंगे, क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या नाम होते हैं, और फिर इनके बाद में इनका डायग्राम समझाएंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्यूबिक की। क्यूबिक के अंदर क्या होता है। सेकंड जो अपन बात करते हैं इसके अंदर टेट्रागोनल की, टेट्रागोनल। थर्ड अपन बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, ऑर्थोरोम्बिक। और फोर्थ अपन बात करेंगे हेक्सागोनल की। और फिफ्थ अपन बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की, रोम्बोहेड्रल। और 6 यहाँ बताएंगे अपन मोनोक्लिनिक की। और 7th जो बताएंगे ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस हो गया। ये मैंने इसलिए 7 नाम लिखे हैं क्योंकि कोई भी जो यूनिट सेल है हमेशा क्यूब नहीं होता है। क्यूब के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल होते हैं। तो अपन ने यहाँ 7 तरह के स्ट्रक्चर्स जो है उसको अपन समझाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आए। अब क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनके शेप्स की अगर बात करते हैं तो शेप्स पहले समझ में आना चाहिए ताकि ये बाद में इनके नाम तो इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन शेप सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो यहाँ अपन इनके शेप्स के बारे में बताएंगे, फिर अगला इसके बारे में टेबल बताएंगे। पहले टेबल्स के लिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं। ये एक्सियल एंगल बताएंगे, यहाँ पे इनकी एक्सियल एंगल या लेंथ ले लो पहले, चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ ले लेते हैं, एक्सियल लेंथ ले लेते हैं। यहाँ इसके आगे अपन एक्सियल एंगल बताएंगे, एक्सियल एंगल। और इसके आगे अपन कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक की। तो क्यूबिक को लिखने के लिए यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्यूब। और क्यूब जो है वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये क्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ अपन ने शेप्स में से निकाल देते हैं। ये क्यूब, ये क्यूब का स्ट्रक्चर। अब अपन को ये दिख रहा है क्यूब के स्ट्रक्चर के अंदर एंगल्स क्या होगा और लेंथ क्या होगी, एंगल और लेंथ क्या होगी, इसको देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों कौन सा डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री। लेकिन लेंथ जो है ए, बी और सी, ये कितनी हो गई, तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ लेंथ क्या हो गई, इसको ए मानते हैं इस वाले को, इसको बी मान लो और इसको कौन सा मान लेंगे, सी। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं क्यूबिक के अंदर। तो क्यूबिक के अंदर एक लाइन खींच के लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लाइन बन गई। यहाँ पे लाइन के अंदर लिख सकते हैं एक्सियल लेंथ जो होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिसमें ए, बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल। और यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सारे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो ये क्यूबिक का स्ट्रक्चर बना और क्यूबिक में ए, बी, सी इक्वल है, अल्फ़ा, बीटा, गामा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद अपन अगर बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में जो डब्बा होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ या नीचे बना देता हूँ इसको, क्योंकि बार बार अपन को बनाना पड़ेगा। क्यूब समझ में आ गया आपको। अब अपन बात करते हैं किसका स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर। तो शेप्स की तरफ जाते हैं वही। अब देखो ये शेप्स,
अब आपको टेट्रागोनल जो दिख रहा है उसमें आपको दिखेंगे ये जो दो लेंथ है ए और बी, ये तो इक्वल है। कोई भी नीचे वाली दो मान लो, ए और बी नीचे वाली मान ली। ये लाइन हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए और बी तो बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे इसके अंदर, सॉरी ये भी यहाँ बन रहा है, तो ए और बी तो इक्वल है, ए इक्वल टू बी, लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। लेकिन आपको इसके अंदर एंगल सारे कैसे दिख रहे हैं, एंगल इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ एंगल के बारे में क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल इसका कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ऑर्थोरोम्बिक जो है माचिस की डब्बी जैसे होता है, आपको ये शेप मैंने बता दिया कौन सा है, ये है टेट्रागोनल का। और अब अपन को कौन सा करना है यहाँ पे, ऑर्थोरोम्बिक का करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि अगला टॉपिक समझ में आए आपको। ये यहाँ पे बनाते हैं शेप्स ऑर्थोरोम्बिक। चलो यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अब आपको इसके अंदर दिख रहा है, देखो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, देखो ये लेंथ है ज़्यादा, ये लेंथ है थोड़ी सी कम, और ये और भी ज़्यादा। मतलब तीनों लेंथ अलग अलग दिख रही है। ये मान लो लेंथ जो है ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं इधर वाली, और ऊपर से नीचे वाली सी मान लेते हैं। अब तीनों लेंथ इक्वल तो नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल सारे 90 है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अपन ने तीन स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल बनाए। अब हेक्सागोनल का थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर है, तो अपन को थोड़ा मार्कर यूज करना पड़ेगा। इसके शेप्स में अपने हेक्सागोनल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको रफ करके। ये अपन ने बता दिया माचिस की डब्बी जैसा स्ट्रक्चर है। अब अपना हेक्सागोनल जो आता है वो इस टाइप से है। ये और फिर नीचे, ये हेक्सागोनल का शेप अपन को हेक्सागन दिख रहा है। अब यहाँ ए और बी तो बराबर है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। लेकिन देखो सी जो है नीचे वाली लेंथ इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू तो बी है, लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी। अल्फा और बीटा दो एंगल जो है आप लिख सकते हो 90 डिग्री है। दिख रहा है अपन को कि भाई यहाँ इसके बीच में और उसके बीच में एंगल 90 है, लेकिन गामा इक्वल टू कितना हो गया, 120। ये 120 आपको इसके बीच में दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हेक्सागन के अंदर 120 एंगल बनता है। तो ये गामा आपने क्या लिखा है, 120 डिग्री हो गया। अब अपन बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, सॉरी रोम्बोहेड्रल की। अब रोम्बोहेड्रल में अपन अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर्स ऐसा होगा, जो अपन क्यूब लेते हैं, क्यूब को कंप्रेस कर दिया, तो इसको बनाने के लिए हालांकि शेप को हटाना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं पुराने शेप को। ये शेप्स ले लेते हैं। चलो इसका बनाना अपन को ऑर्थो और रोम्बोहेड्रल का। तो रोम्बोहेड्रल को इजीली बनाना मुश्किल है। ये शेप सेट हो ही नहीं रहा है। चलो यही रख के बताते हैं एक में। ये जो क्यूब है, क्यूब को आपने कंप्रेस किया, दबा दिया। अब क्यूब अगर कंप्रेस होगा तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो है, लेकिन अगर आपने उस कंप्रेस कर दिया तो एंगल सारे क्या हो जाएंगे, गड़बड़।
तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सारे इक्वल नहीं हैं। एंगल अगर इक्वल नहीं है तो ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना, रोम्बोहेड्रल। और मोनोक्लिनिक के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ एंगल लेंथ तो सारी इक्वल है ही नहीं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल्स जो है वो एक एंगल 90 का है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब एक एंगल यहाँ सही है, बाकी जो एंगल है वो गड़बड़ है। तो यहाँ अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं अल्फ़ा और बीटा और गामा, तो ये ए बी सी का ये स्ट्रक्चर अपन ने ये देखा यहाँ पे। और इसका जो स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक का बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक अपन ने बताया। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक एक बार वापस मैं लाता हूँ यहाँ शेप आपके सामने ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए ऑर्थोरोम्बिक कैसे बनाना है। ये ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है और इसी को आपने क्या किया, दबा दिया। अगर थोड़ा सा दबाएंगे या एक माचिस की डब्बी है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो एक एंगल वही रहेगा, लेकिन दूसरा एंगल जो है वो 90 से बिगड़ जाएगा। तो ये हो गया। और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है आपको याद रखने के लिए, ये हो गया अल्फ़ा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, सारे लेंथ इक्वल नहीं है। और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी इक्वल नहीं है और लेंथ भी इक्वल नहीं है। ये सबसे मोस्ट एसिमेट्रिकल यूनिट सेल है ट्राइक्लिनिक। तो ये सारा अपन ने इसके एग्जांपल्स एक एक दे देते हैं यहाँ पे। जैसे इसका एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, NaCl। इसका आप लिख सकते हो SnO2। और इसका अपन लिख सकते हैं रोम्बिक सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र या BaSO4, BaSO4। इसका आप लिख सकते हो या तो जिंक या ग्रेफाइट, कुछ भी एक लिखना। रोम्बोहेड्रल में ये लिख सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फ़र में मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ये एक स्ट्रक्चर हो गया मोनोक्लिनिक का। और ट्राइक्लिनिक में आप लिख सकते हो K2Cr2O7। और यहाँ रोम्बोहेड्रल जो है रोम्बिक सल्फ़र लिख सकते हैं इसको, या कैल्साइट भी लिख सकते हैं, कैल्साइट, कैल्साइट। तो ये सारे इसके टेबल को अच्छी तरह से लर्न करना है, आपको इजीली समझ में आ जाए, ताकि ये डायग्राम भी मैंने साथ में बना के समझाएं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और ये टेबल में से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये पूछ सकते हैं आपको, गिव द एक्सियल एंगल एंड लेंथ ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। एक्सियल लेंथ तो ये हो गई और एक्सियल एंगल ये हो गया। और ये आपको इसमें एंगल और लेंथ ही लिखनी है और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपके बन सकता है। और ये अपन ने इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए, इनके डायग्राम्स भी बता दिए। तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। यूनिट सेल के टाइप्स और यूनिट सेल क्या क्या होती है इसके बारे में अपन ने इसको समझाया। हो गया।